ओके, तो आज की क्लास में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने जो कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी पढ़ी है, ठीक है, कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए जो कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी हम लोगों ने डिस्कस किया है, दैट हैज बीन बेस्ड अपॉन डेल्टा एस टोटल। ठीक है, और डेल्टा एस टोटल को हम लोग डेल्टा एस यूनिवर्स भी कहते हैं, और डेल्टा एस टोटल निकालते समय हम लोग डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ये काम करते हैं, और इससे हमारे पास बच्चों डेल्टा एस टोटल आता है। और फिर वहां से हमने कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी देखी थी कि अगर डेल्टा एस टोटल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब नेट डिसऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स अगर बढ़ रहा होगा, तो ऐसे प्रोसेस को हमने स्पॉन्टेनियस बोला था। और अगर डेल्टा एस टोटल की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी, तो ऐसे प्रोसेस को हमने बोला था कि ये इक्विलिब्रियम पर है। और अगर डेल्टा एस टोटल की वैल्यू नेगेटिव होगी, दैट इज उस प्रोसेस के होने से नेट डिसऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स कम हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोगों ने नॉन स्पॉन्टेनियस बोला था। ठीक है, तो ये अभी तक की कहानी है जो कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी हम लोगों ने देखा है। अब डेल्टा एस टोटल निकालने के लिए हमें डेल्टा एस सिस्टम भी निकालना पड़ता है और डेल्टा एस सराउंडिंग भी निकालना पड़ता है। अब बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आपको ऐसे समझना है, एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। ठीक है, एक उसमें मैथमेटिकल हम कुछ मैथमेटिकली उसमें जैसे जैसे कहते हैं ना, कस्टमाइज करना चीजों को। जैसे कोई प्रोडक्ट कस्टमाइज हो गया भाई, जैसे मान लो कि मैं लेट से शर्ट पहनता हूं, तो मुझे एक पर्टिकुलर साइज की शर्ट आती है, वो कंपनी वो साइज की शर्ट नहीं बनाती, तो हमने उसको ऑर्डर देके खास अपने लिए बनवा लिया। उसको कहते हैं कस्टमाइजेशन, मतलब कस्टमर के हिसाब से उसको बना देना। तो गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली देखो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो तो एक जनरल बात है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी साइंस की बात है वो। लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी उसी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक एक मॉडिफिकेशन है, पर्टिकुलरली फॉर द नीड्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब देखो यहां पर होने क्या वाला है कि हम लोग जब डेल्टा एस टोटल निकालते हैं, तो उसमें हम लोग डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग दोनों निकालना पड़ता है। अब हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा फंक्शन बने, कोई ऐसा फंक्शन आए कि हम लोग खाली सिस्टम की प्रॉपर्टी को चेक करके ये बता पाए कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। हम इस सराउंडिंग वाले कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खाली भाई सिस्टम भाई हमने सिस्टम को डिफाइन ही ऐसे किया था ना कि दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। तो हम जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उसी को देख के ये बात बता पाए कि ये प्रोसेस हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, सराउंडिंग वाले कैलकुलेशन से हमें बचना पड़े, तो ऐसा सुविधा जो है वो उपलब्ध है, और वो सुविधा उपलब्ध है इन द फॉर्म ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी की जो भी बात है, ये बात हम लोग ध्यान रखें, पहले जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी में डिस्कस करेंगे, दैट कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल only under constant temperature and pressure condition, that is isothermal और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जहां पे हम लोग सिर्फ सिस्टम के पैरामीटर्स को मेजर करके ही बता पाएंगे कि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस, पेपर पे जो प्रोसेस लिखा हुआ है वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। वी विल ओनली बी मेजरिंग द पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑफ द सराउंडिंग्स। हम सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को ऑब्जर्व करके ही ये बात बता पाएंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हो सकता है आपको ये बात लगे कि सर ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस में है, तो ये तो बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ कंडीशंस में ये चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आइसोथर्मल और आइसोबारिक हो। तो हो सकता है देखने में एक बार के लिए ऐसा महसूस हो कि इसका एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड है, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई केमिस्ट्री में प्रोसेसेस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री में हमें केमिकल रिएक्शन पढ़ना होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर बहुत सारी चीजों को कवर कर लेता है।
क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शन है, जितने भी फेस ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सारे के सारे बच्चों आइसोथर्मल और आइसोबारिक हैं। ठीक है, तो ये देखने में कम लग रहा है, छोटी सी जगह पे एप्लीकेबल है, लेकिन एक्चुअली में केमिस्ट्री में होने वाला हर प्रोसेस ऐसा ही है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, चाहे वो फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, दैट इज आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक कंडीशंस में हमारे पास एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन आने जा रहा है अब कि जिसमें हम लोग खाली सिस्टम के लिए मेजरमेंट करेंगे, सराउंडिंग वाली चीज को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि वो बात कैसे हो पाती है। तो देखिए, हम लोग तो क्या करते हैं भाई, हम लोग निकालते हैं डेल्टा एस टोटल। ठीक है, और डेल्टा एस टोटल होता है बच्चों डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे निकालते हो आप? डेल्टा एस सराउंडिंग निकालते हो माइनस क्यू बाय टी करके। ठीक है, और माइनस क्यू बाय टी की जगह पे हम लोग पुट करेंगे डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम अपॉन टी, ये रखेंगे हम लोग, क्योंकि डेल्टा एस सराउंडिंग निकालने के लिए हमको करना होता है माइनस क्यू बाय टी, ये आपको सिखाया हुआ है मैंने। अब अगर प्रोसेस आइसोबारिक आप मान रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पर होने वाला प्रोसेस मान रहे हो, तो जो Q है वो QP हो जाएगा, और QP जो है दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम। भाई ये Q सिस्टम वाला ही तो Q होता है ना, तो Q ऑफ द सिस्टम विल बी डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आया डेल्टा एस टोटल। अभी देखते जाइए बात को ध्यान से, बहुत सिंपल सी चीज है इसके आगे। मतलब हम सराउंडिंग से बचना चाहते हैं, बस ऐसे समझ लो। हम बच पा रहे हैं आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेस में, लेकिन केमिस्ट्री के लिए वो बहुत है ना, केमिस्ट्री की दुनिया ही आइसोथर्मल आइसोबारिक है, इसीलिए तो डेल्टा एच केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में कभी भी डेल्टा एच एंथैल्पी के बारे में बात ही नहीं होती है। तो ये चीज हो गई बच्चों। अब इसको हमने क्या किया, माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ माइनस टी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ गया माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम, डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम माइनस टी इंटू डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम, ऐसा मेरे पास आ रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर यहां से मेरे पास आया माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम। और देखो, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट माना है, तो ये बात तुमने सीखा होगा कि कांस्टेंट चीज अगर होती है तो उसको, जैसे मान लो लिखा हुआ है डी ऑफ ए एक्स, तो ये तो तुम्हें मालूम ही है कि अगर ए कांस्टेंट है तो ए को डिफरेंशियल के बाहर निकाल सकते हैं, तो अगर डिफरेंशियल के बाहर निकाल सकते हैं तो डिफरेंशियल के अंदर भी तो ले जा सकते हैं ना। तो हम क्या किए, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको अंदर ले गए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो गया डेल्टा टी इंटू एस ऑफ द सिस्टम हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सिस्टम सराउंडिंग सबका टेम्परेचर वही है, तो ये इक्वेशन इस तरह से आ गई। हमने क्या किया, इस टी को डेल्टा के अंदर ले गए, कांस्टेंट चीज को बाहर निकाल सकते हैं तो अंदर भी ले जा सकते हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है, और यहां से व्हाट वी गेट इज माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू, ये कैसा फॉर्म आ रहा है, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। ठीक है, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, तो इसको हमने लिख दिया डेल्टा ऑफ एच ऑफ द सिस्टम माइनस टी इंटू एस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हमने डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी को डेल्टा ऑफ ए माइनस बी लिखा। अब देखिए, यहां से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ठीक है, लुक एट दिस इक्वेशन केयरफुली। अब यहां से हमने क्या किया, देखिए इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज को ध्यान से एनालाइज करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, H मतलब एंथैल्पी माइनस टी इंटू एस, ये H भी सिस्टम का है, T भी सिस्टम का है, S भी सिस्टम का है। तो इस H माइनस टी इस H माइनस टी एस को आज से हम लोगों ने एक नया नाम दे दिया, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन लिखा हुआ है। भाई H क्या है, एंथैल्पी, एंथैल्पी की यूनिट किसकी है, जूल्स, एनर्जी है एंथैल्पी। और T इंटू एस, अब S का फॉर्म कैसा होता था, Q बाय T होता था, तो T इंटू एस करोगे तो ये भी जूल ही कुछ आ जाएगा। तो H माइनस टी एस जो हमारे पास फंक्शन आया, इस फंक्शन को हम लोगों ने नाम दिया
आज से एक नया नाम इसे हमने दे दिया कि इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे G से। सो G स्टैंड्स फॉर H माइनस TS। ठीक है, G क्या है? G को बोलते हैं द गिब्स फ्री एनर्जी, इसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। एंड इट इज अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये सभी स्टेट फंक्शन है, H स्टेट फंक्शन है, T स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है, तो इसलिए G भी एक स्टेट फंक्शन है। इट इज अ स्टेट फंक्शन एंड एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन है और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये बात यहां से हो गई। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि माइनस ऑफ, उस इक्वेशन को अगर फिर से देखिए आप, तो माइनस ऑफ T डेल्टा S टोटल, माइनस ऑफ T डेल्टा S टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा G ऑफ द सिस्टम। ठीक है, डेल्टा, और ये क्या लिखा हुआ है, G ऑफ द सिस्टम। तो माइनस T डेल्टा S टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा G ऑफ द सिस्टम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पर काफी सवाल पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। माइनस T डेल्टा S टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा G ऑफ द सिस्टम। और कुछ अच्छी किताबों में आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे भी लिखा रहेगा P, T, एंड आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि ये PT का क्या मतलब है। इट सिंपली डिनोट्स कि आइसोथर्मल और आइसोबारिक कंडीशंस में आपने ये रिलेशन डिराइव किया है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, हो सकता है आपको लगे कि सर ये तो सिर्फ आइसोथर्मल आइसोबारिक में है, तो इसका क्या यूज है? तो यूज इसका है क्योंकि केमिस्ट्री में सब कुछ आइसोथर्मल आइसोबारिक है। तो मैंने आपको बोला ही कि गिब्स फ्री एनर्जी कुछ नहीं है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है कि केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको चेंज किया गया है। तो अब यहां से हमारे पास क्या हुआ, न्यू कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी आ गया। ठीक है, एक बार जल्दी से उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो न्यू कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी आया, हम लोग यही तो करने चले थे ना, कि हम सिस्टम के बेसिस पर ही निकालना चाहते थे। न्यू कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी आया, न्यू कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, बट दिस न्यू कंडीशन applies under isothermal and isobaric conditions, under isothermal and isobaric process, या under isothermal and isobaric conditions। तो क्या कंडीशन आ गई भाई यहां से, यदि डेल्टा S टोटल का साइन पॉजिटिव है, इतना तो आपको यहां से समझ में आ ही गया होगा कि डेल्टा S टोटल और डेल्टा G सिस्टम का साइन अपोजिट आएगा। मतलब ये माइनस साइन लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो देखो ये तो केल्विन वाला टेम्परेचर है, हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर डेल्टा S टोटल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा G सिस्टम नेगेटिव आ जाएगा। तो बस यही है न्यू क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, है ना। तो डेल्टा S टोटल अगर पॉजिटिव है तो ऐसे केस में बच्चों डेल्टा G ऑफ द सिस्टम नेगेटिव आएगा, एंड सच अ प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा S टोटल की वैल्यू 0 है तो डेल्टा G ऑफ द सिस्टम की वैल्यू भी 0 आएगी, एंड सच अ प्रोसेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। हमने बोला भी था केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते समय, याद करो जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तो वहां बोला था कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G इक्वल्स टू 0। तो देखो यही चीज निकल के आ रही है अभी, है ना। और डेल्टा S टोटल अगर नेगेटिव है तो डेल्टा G ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव आएगा, और ऐसे केस में द प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, और वी कैन ऑल्सो से दैट स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये मैं आपको समझा चुका हूं भाई। A से B जाने पे डेल्टा G पॉजिटिव आया तो B से आने पे नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि स्टेट फंक्शन है ये। तो ये हमारे पास आ चुका है अभी द न्यू कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, जो कि आज से हम लोग इस तरह से निकालेंगे। केमिस्ट्री में सारी चीजों के लिए हम लोग ऐसी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो डिस्कस करते हैं हम लोग अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा G।
डेल्टा जी के कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो जनरली हम लोग केमिस्ट्री में फेज ट्रांसफॉर्मेशंस या केमिकल रिएक्शंस में इंटरेस्टेड होंगे, तो हमको बोलेगा कि भाई इस रिएक्शन का डेल्टा जी निकालो, किसी भी रिएक्शन का, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि उस रिएक्शन का डेल्टा एच हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस टी इंटू डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन कर देंगे, ठीक है। G इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, देयरफॉर डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। ये तो हमें मालूम ही है ना भाई, G इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे अगर काम चल रहा है तो डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी माइनस डेल्टा टी एस, लेकिन T कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन का, किसी भी प्रोसेस का डेल्टा जी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आइए बच्चों, हम लोग इसको डिपेंडिंग अपॉन कि डेल्टा एच तो हो गया रिएक्शन में कितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है, और डेल्टा एस हो गया कि उस रिएक्शन के होने से एंट्रोपी कितनी, एंट्रोपी में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर हम लोग 4 केसेस बनाने जा रहे हैं, ठीक है। डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन या डेल्टा एच ऑफ द प्रोसेस इन जनरल बोल दें, ठीक है, और डेल्टा एस ऑफ द प्रोसेस, किसी पर्टिकुलर चेंज का जो पेपर पे लिखा हुआ है उसके डेल्टा एच और डेल्टा एस के बेसिस पर टोटल 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब वो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं? पहला केस 1 है कि कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा हो, कोई ऐसा फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो जिसका डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो, मतलब वो प्रोसेस के होने से, ठीक है, हीट रिलीज हो रही है और सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ भी रही है, इस टाइप का फॉर्म। तो अब देखिए ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो ये वाला टर्म नेगेटिव आएगा, और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो माइनस टी डेल्टा एस, ये वाला टर्म भी नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, और ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो ऐसी रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी रहेगा दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा जी विल ऑलवेज बी नेगेटिव। और अगर डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव है तो ऐसा प्रोसेस जो है वो हमेशा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, इट विल ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस ऑलवेज। ये हमारा एक तरह से कमेंट हो गया इसके लिए कि सच अ प्रोसेस विल ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस। इसको हम लोग इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस एनर्जेटिकली और एंट्रोपिकली दोनों ही तरह से फेवर्ड है, इट इज एनर्जेटिकली एज वेल एज एंट्रोपिकली फेवर्ड। भाई देखो, कोई प्रोसेस हो रहा है, उसने हीट रिलीज कर दी, तो हीट मतलब इसको अगर सेकेंड लॉ के टर्म्स में तुम सोचो तो उसने हीट अगर रिलीज करी तो संसार का डिसऑर्डर तो बढ़ ही रहा है, मतलब संसार कह रहा हूं मैं, उसने हीट अगर रिलीज करी तो सराउंडिंग का डिसऑर्डर तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। और ये डेल्टा एस क्या है? ये डेल्टा एस तो सिस्टम वाला है। तो ये ऐसी कंडीशन हो रही है कि उसने हीट रिलीज करी, तो हीट रिलीज करी तो सराउंडिंग का तो डिसऑर्डर बढ़ गया, और जो उसका जो एंट्रोपी चेंज है वो भी पॉजिटिव है, तो सिस्टम भी पॉजिटिव है, सराउंडिंग भी पॉजिटिव है, तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है, ठीक है। और उसी को हम लोग मैथमेटिकली गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस कर दिए हैं कि उसका डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है और उसका डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है। तो डेल्टा एच नेगेटिव मतलब हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो एनर्जी कम हो रही है और एंट्रोपी बढ़ रही है, तो ये काफी फेवरेबल कंडीशन है। तो इसको ऐसे बोला जाता है कि इट इज एनर्जेटिकली as well as entropically favored, एनर्जेटिकली एज वेल एज एंट्रोपिकली फेवर्ड प्रोसेस है ये। मतलब इसको डेल्टा एच वाला टर्म भी सपोर्ट कर रहा है और डेल्टा एस वाला टर्म भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। दोनों ही टर्म्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए ऐसा प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। आगे बढ़ते हैं, केस 2 में आ जाते हैं। केस 2 में डेल्टा एच, मान लीजिए कोई ऐसा प्रोसेस अगर स्टडी करें कि जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव हो और जिसका डेल्टा एस नेगेटिव हो, ऐसा प्रोसेस के बारे में चर्चा किया जाए। मतलब कोई ऐसा प्रोसेस जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और एंट्रोपी कम कर ले रहा है,
तो अब अगर बच्चों यहाँ पे हम लोग डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो यहां से क्या चीज निकल के आती है कि इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये वाला टर्म पॉजिटिव, और डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव तो ये वाला टर्म माइनस टी डेल्टा एस ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव यानी कि डेल्टा जी जो है वो ओवरऑल क्या हो गया, डेल्टा जी भी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और ऐसा प्रोसेस जो है ऊपर वाली कंडीशन का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब नेवर स्पॉन्टेनियस, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मतलब कोई 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 पर्टिकुलर प्रोसेस है जो हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा है, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी तो घटा दिया उसने, सराउंडिंग की एंट्रोपी भी घटाया और अपना खुद का एंट्रोपी भी घटाया, है ना। या इसको ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग कि हीट एब्जॉर्ब अगर कर रहा है तो देखो किसी भी चीज को एनर्जी देना, ठीक है, किसी भी चीज को एनर्जी देना मतलब एक तरह से देखो तो मतलब किसी भी चीज का एनर्जी कंटेंट बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ऐसे समझो आप, ठीक है। तो कोई चीज एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रही है और अपनी एंट्रोपी कम भी कर रही है, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है ऐसा अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो हो गया ये ना तो डेल्टा एच फेवर्ड है और ना ही डेल्टा एस फेवर्ड है, दोनों इसके खिलाफ जा रहे हैं, तो ये केस 2 हो गया, ऐसा प्रोसेस कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाएगा। इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं केस 3 और केस 4, ठीक है। केस 3 और केस 4 इंटरेस्टिंग है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। केस 3 हम लोग मानते हैं जब दोनों लेट से पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, कोई प्रोसेस है जिसने हीट एब्जॉर्ब भी करी और अपनी एंट्रोपी बढ़ाई। अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाता तब तो कोई बात ही नहीं थी, है ना। लेकिन हम लोग केस 3 डिस्कस कर रहे हैं जब दोनों चीजें पॉजिटिव हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हीट एब्जॉर्ब भी हो रही है और एंट्रोपी बढ़ भी रही है। तो फिर से हम लोग अपनी गिब्स फ्री एनर्जी वाली इक्वेशन पे आ जाते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आप सोचो कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है बच्चों तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो ये वाला जो टर्म है ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा, एक चीज पॉजिटिव आ रही, दूसरी चीज नेगेटिव आ रही है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए जो डेल्टा जी है वो तो नेगेटिव आना चाहिए, डेल्टा जी लेस देन 0 आना चाहिए। तो डेल्टा जी लेस देन 0 कब आ सकता है, कैसी कंडीशन में डेल्टा जी लेस देन 0 आ सकता है, जब ये वाला जो टर्म है इसका वेटेज ज्यादा हो, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, नेगेटिव वाली चीज का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा हो जाएगा तो इन दोनों को जोड़ोगे तो डेल्टा जी ऐसे केस में नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझने की कोशिश करो कि ये डेल्टा एच वाला जो टर्म है ये तो एक फिक्स टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। लेकिन यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर हमें टी डेल्टा एच दिखाई दे रहा है, एंड दिस टर्म, ये वाला जो टर्म है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो इस नेगेटिव वाली चीज का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही बात ये। तो अब हम लोग क्या चाहेंगे कि इस प्रोसेस के होने के लिए क्या होना चाहिए, इस प्रोसेस के होने के लिए पहले तो हम लोग चाहेंगे कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ठीक है। हम जितना ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे उतना ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ेगी और उतना नेगेटिव वाली चीज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो डेल्टा जी नेगेटिव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग चाहेंगे कि टेम्परेचर जो है वो हाई हो, पहली बात। अब सर कितना हाई हो, कुछ इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, अब सपोज करो, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, सपोज करो कि शुरू में टेम्परेचर बहुत छोटा था, ठीक है। तो टेम्परेचर की वैल्यू अगर बहुत कम थी तो इस वाले टर्म की वैल्यू भी बहुत कम आएगी, ठीक है। और इस टर्म की वैल्यू अगर बहुत कम आएगी तो ओवरऑल डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। अब जैसे जैसे आप टी बढ़ाने लगोगे तो वैसे वैसे इस वाले टर्म का वेटेज बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और किसी पर्टिकुलर टी पर जाकर के, किसी पर्टिकुलर टी पर जाके, है ना, ये टर्म और ये टर्म बराबर हो जाएंगे,
ठीक है, किसी पर्टिकुलर टी पर जाकर ये टर्म और ये टर्म बराबर होंगे और उस टेम्परेचर पर डेल्टा जी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप अब क्या करो कि डेल्टा जी को 0 करो और वहां से टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। ठीक है, और इस टी को आप बोलोगे टी मिन, मतलब ऐसे प्रोसेस को होने के लिए जो टेम्परेचर है, मतलब सच अ प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस फॉर टी ग्रेटर देन टी मिन। मतलब ये जो टेम्परेचर तुमने निकाला है, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो टेम्परेचर तुमने निकाला है ये टेम्परेचर इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर है। मतलब तुम इस डेल्टा जी को यार 0 कर दो, इस डेल्टा जी को 0 करके तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा कि टी की वैल्यू इतनी आएगी। इस टी को मैंने एक नाम दे दिया कि ये टी मिन है, क्योंकि एक्चुअल तापमान को मैं इस टी से अगर बड़ा रखूंगा तो इस नेगेटिव वाले टर्म की वैल्यू और बढ़ जाएगी, और अगर इसकी वैल्यू और बढ़ेगी तो ऐसे केस में डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो सच अ प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस फॉर टी ग्रेटर देन टी मिन। चाहो तो इक्वल टू भी लगा सकते हो, कुछ लोग जो है वो इक्वालिटी पे इक्विलिब्रियम तो आ ही जाता है ना कम से कम। तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी मिन पर द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना, द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, मतलब एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होगा ऐसे प्रोसेसेस को होने के लिए, एक मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर ही हो पाएंगे, उसके नीचे नहीं हो पाएंगे। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, अब आइस पिघलती है तो हीट एब्जॉर्ब करती है, और बर्फ से पानी बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो एंट्रोपी भी बढ़ रहा है, तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। लेकिन क्या ये प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस है? द आंसर इज नो। ये प्रोसेस 273 केल्विन के ऊपर ही स्पॉन्टेनियस है, विच इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। 273 केल्विन के ऊपर जाएंगे तभी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी उबलता है तो हीट भी एब्जॉर्ब करता है और लिक्विड से गैस जा रहा है तो एंट्रोपी भी बढ़ रही है। बट क्या ये प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस है? नहीं, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्विलिब्रियम आया, उसके ऊपर जाएंगे तभी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो जितने भी प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनके लिए डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव होते हैं, दे आर स्पॉन्टेनियस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड बाय इक्वेटिंग डेल्टा जी इक्वल्स टू 0। डेल्टा जी को आप 0 करके निकाल सकते हो टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है बात ये? चलिए तो केस 4 के बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। केस 4 है कि डेल्टा एच इज नेगेटिव एज वेल एज डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव हो जाए बच्चों, तो क्या? तो देखते हैं, फिर से एनालाइज करते हैं इक्वेशन को। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अच्छा अब डेल्टा एच हमने क्या अज्यूम किया? नेगेटिव, तो डेल्टा एच ये वाला टर्म नेगेटिव हो गया, और डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो ये वाला टर्म जो है वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये तो आप समझ गए होंगे, अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये टर्म ओवरऑल क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा अब क्या है कि यहां पर हमें टी भी दिख रहा है और ये टर्म पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर हम लोग टी की वैल्यू बढ़ाएंगे तब तो पॉजिटिव वाली चीज की वैल्यू बढ़ेगी, और पॉजिटिव वाली चीज की वैल्यू अगर बढ़ी तो हो सकता है कि डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या चाहेंगे? इस पर्टिकुलर के लिए हम लोग लो टेम्परेचर चाहेंगे। ठीक है, अब कितना लो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, फिर से एक बार के लिए डेल्टा जी को 0 कर देते हैं। ठीक है, डेल्टा जी को 0 करके हमारे पास फिर से टी की वैल्यू बच्चों आ जाएगी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, और इस टी को हम लोग बोलेंगे द टी मैक्स, कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर जब तक ये प्रोसेस हो सकता है। फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है, T शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू T मैक्स। ठीक है, बहुत लॉजिकली सोच सकते हो बेटा। जैसे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये टर्म और ये टर्म बराबर आ रहे हैं,
तो वहां पे डेल्टा जी 0 हो जा रहा है। अब आप टेम्परेचर को उससे और ऊपर निकाल दोगे अगर, तो और ऊपर निकाल दोगे तो पॉजिटिव वाली चीज बढ़ जाएगी, और पॉजिटिव वाली चीज अगर बढ़ेगी तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप क्या चाहोगे कि जिस टेम्परेचर पर ये लोग 0 हुए, ठीक है, एक्चुअल में टेम्परेचर उससे कम ही होना चाहिए। इक्वालिटी लगा सकते हैं कि चलो ठीक है इक्विलिब्रियम है, और उससे कम रहेगा तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो दीज आर द 4 केसेस। अब इनका कैसे सोच सकते हो, इनका वही उल्टा उसका हो गया। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस अभी सोचा था ना, तो अब फ्रीजिंग ऑफ वाटर सोच लो। पानी जब जमता है, ठीक है, तो पानी जब फ्रीज होता है तो हीट रिलीज होती है और एंट्रोपी भी कम होती है। तो ये प्रोसेस ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हारे अभी सामने ग्लास में पानी पड़ा हुआ है तो अपने आप पड़े पड़े जम जाएगा। ये प्रोसेस हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे जाने पर ही स्पॉन्टेनियस है। आप 273 केल्विन के नीचे अगर जाओगे तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर स्पॉन्टेनियस होगा। ऐसे अपने आप हम हमेशा स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। एक पर्टिकुलर कट ऑफ टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर के नीचे जाएंगे तभी पर्टिकुलर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 4th टाइप। मतलब 4 टाइप के हमने प्रोसेसेस पढ़े, तो वो डेल्टा एच और डेल्टा एस के बेसिस पर कैरेक्टराइज्ड है। तो ये तो एप्लीकेशन हो गया गिब्स फ्री एनर्जी का। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी। अब देखिए इस टॉपिक की ऐसा बहुत ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती है ना। बस एक छोटी सी हमारी इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, उसी को यूज करने के लिए हम लोग इसे मतलब उसको डिराइव करने के लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन वगैरह करके बता देता हूं, है ना, कि बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो मैं करके दिखा रहा हूं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो फाइनल आंसर आएगा वो इंपॉर्टेंट है, और वो भी बस पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई में एक ही जगह पे यूज होता है बेसिकली, है ना। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले तो मैं लिख देता हूं, द चेंज इन डेल्टा जी मतलब क्या हो गया, द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी represents the maximum amount of non PV वर्क। नॉन पीवी वर्क आप समझ रहे हो क्या है, मतलब जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन वाला वर्क नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमने तो अभी तक जो भी पढ़ाई करी है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हर जगह हमारे सामने नॉन पीवी वर्क, उसमें हर जगह हमारे सामने पीवी वर्क ही आया है। ठीक है, तो नॉन पीवी वर्क का हमारे कोर्स में बस एक ही जगह एग्जांपल आएगा, वो हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब। द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन पीवी वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ system under isothermal and isobaric conditions, under isothermal and isobaric conditions। ठीक है, the change in Gibbs free energy represents the maximum amount of non PV work। ठीक है, नॉन पीवी वर्क मतलब मैकेनिकल वर्क नहीं होना चाहिए। जैसे आप जो कैलकुलेशन जो भी किए हो अभी तक वर्क का, वो सब पीवी वर्क है। नॉन पीवी वर्क आपके सामने अभी आया भी नहीं है और आएगा भी नहीं ज्यादा। बस एक ही जगह पर जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग एक सेल कैसे काम करता है ये पढ़ेंगे। तो कोई भी जो सेल है, जो तुम अपने चारों तरफ बैटरीज देखते हो, है ना, टॉर्च की बैटरी, टीवी के लैपटॉप की बैटरी, टीवी रिमोट की बैटरी, कोई भी बैटरी की बात करें, तो किसी भी बैटरी में क्या होता है बेटा, किसी भी बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन के होने से वो सर्किट में करंट फ्लो करवाती है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क करती है। अब सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है, तो दैट इज नॉन पीवी वर्क। वो नॉन पीवी वर्क है, वो इलेक्ट्रिकल वर्क है। ठीक है, तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी है। बहुत ज्यादा इसका हमारे कोर्स में यूज नहीं है,
बट कभी कभी जेई एडवांस वगैरह में खासकर कुछ कुछ एक दो बार क्वेश्चन आ जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में भी, मैथमेटिकल डेरिवेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बट आप पहले नॉर्मली समझ लो कि है क्या चीज ये। जैसे हम लोग किसी भी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, जैसे जो थोड़ी सी एलिमेंट्री किताबें होती हैं जिसमें सिंपल लेवल की बात होती है, 11th-12th के लेवल की, है ना, तो उसमें जैसे इस तरह से लिखा रहता है व्हाट इज, है ना, एक टॉपिक हेडिंग डली रहती है, व्हाट इज फ्री अबाउट फ्री एनर्जी। ठीक है, व्हाट इज फ्री अबाउट फ्री एनर्जी। तो बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी, पहले जो काम की बात है वो थोड़ा सा सीख लो। गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, जैसे देखो ये बात हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कार्नोट साइकिल पढ़ते समय देखी थी कि किसी भी प्रोसेस से जो टोटल हीट है, ठीक है, उसको हम लोग 100% यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे सपोज करो कि तुमने कोई बैटरी बनाई, अब उस बैटरी में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उस रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो रही है। अब एनर्जी मान लो 100 जूल रिलीज हुई, तो क्या वो सारा का सारा 100 जूल 100% यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं। भाई ये डेल्टा डेल्टा एच तो हीट ही तो है ना एक तरह से, डेल्टा एच इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बेसिकली ये जो डेल्टा एच वाला टर्म है, ये बच्चों रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी को, टोटल हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर के कंबशन करवा दिया, तो पेट्रोल के कंबशन से 500 जूल हीट रिलीज हुई, तो क्या वो सारी की सारी हीट मैं यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करा पाऊंगा? नहीं। ठीक है, तो ये डेल्टा एच जो है ये टोटल एनर्जी है, और टोटल हीट में से, टोटल एनर्जी में से हमने बार बार ये बात पढ़ी है कि हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी, उस टोटल का कुछ पोर्शन हमेशा सराउंडिंग्स को रिजेक्ट हो जाता है, वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो टी डेल्टा एस वाला टर्म है, इसका भी तो डायमेंशन एनर्जी का ही है। तो ये उस वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है विच इज बेसिकली यू कैन से द अनअवेलेबल एनर्जी, है ना, या वो एनर्जी है जो बेसिकली रिजेक्ट हो जाएगी, पूरी तरह 100% यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये टी डेल्टा एस वाला जो टर्म है, दिस इज द अनअवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, और टोटल एनर्जी में से वो वाला हिस्सा आप माइनस कर दोगे जो रिजेक्ट हो गया, जो वेस्ट हो गया, तो आपके पास ये अवेलेबल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग कुछ पुरानी जमाने की किताबों में आप देखोगे तो इसको अवेलेबल एनर्जी भी लिखा हुआ मिलेगा, और इसीलिए इसको हम लोग अवेलेबल एनर्जी या फिर फ्री एनर्जी बोलते हैं। फ्री एनर्जी, ये फ्री किस लिए है? दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फ्री टू डू यूजफुल वर्क, ये उपलब्ध है आपके पास। जैसे 500 जूल आपने किसी बैटरी में आपने केमिकल रिएक्शन करवाया, 500 जूल आपने हीट रिलीज किया उसमें से, लेकिन जब उस हीट से इलेक्ट्रिकल वर्क कराने चलोगे तो सारा का सारा 500 जूल इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं मिलेगा, कुछ वेस्ट हो जाएगा। अब 500 में से जितना भी वेस्ट हो गया, मान लो 100 वेस्ट हो गया, तो 400 बचा। अब ये 400 तुम्हारे पास एनर्जी अवेलेबल है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क करने, मतलब ये 400 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हारे पास अवेलेबल है यूजफुल वर्क करने के लिए। ठीक है, तो ये तो इसका एक बेसिक मीनिंग हो गया। 11th-12th के लेवल पे मैक्सिमम बात इतनी हो जाएगी, और नीट वाले जो बच्चे उनको इससे जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, स्पेसिफिकली जेई एडवांस की मैं बात करने जा रहा हूं, जहां पे इस लॉजिक जो मैंने आपको अभी याद करवा दिया या समझा दिया, इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन पे कहां से आई है बात, मतलब कैसे आई है बात कि ये टोटल एनर्जी है और ये फ्री एनर्जी है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन पीवी वर्क, तो उसके मैथमेटिकल डेरिवेशन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए हमने लिखा है G इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, तो हम लोग लिखेंगे dg इज इक्वल्स टू, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों, मतलब डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा dh माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। मतलब इस मैथमेटिकल डेरिवेशन से कुछ एक दो और आगे कंक्लूशंस आएंगे, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थोड़े। तो dg इज इक्वल्स टू dh माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, ये डेरिवेशन अपने आप में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे आने वाले कुछ रिजल्ट्स आगे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर हमें मालूम है कि h इज इक्वल्स टू यू प्लस पीवी होता है, तो इसको हम लोग दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट कर दें तो dh इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी
प्लस VdP, ठीक है। तो DH की जगह पे ये पुट कर दिया, तो यहां से हमारे पास आया DG इज इक्वल्स टू DU प्लस PdV प्लस VdP माइनस TDS माइनस SDT, ठीक है। तो अभी डरना मत, बहुत सिंप्लीफाई होने जा रहा है ये। और इस DU को हम लोग निकाल सकते हैं। अब लेटर से हम लोग एक बार रिवर्सिबल कंडीशंस मान लेते हैं। रिवर्सिबल कंडीशंस इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि रिवर्सिबल कंडीशंस में ही जो वर्क डन है वो मैक्सिमम होता है। तो हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने एक बार के लिए अज्यूम कर लिया कि लेटर से कि जो भी कंडीशंस हैं वो रिवर्सिबल कंडीशंस है, मतलब इक्विलिब्रियम पे है, धीरे धीरे काम हो रहा है, ठीक है। तो अब बेटा देखो DU जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार होता है DQ प्लस DW, और अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो मैं इसे लिखूंगा DQ रिवर्सिबल प्लस DW, और इस DW में इन जनरल अगर बात करें तो DW PV प्लस DW नॉन PV दोनों आएगा। अब तुमको हो सकता है यहां पर ऑब्जेक्शन हो, सर ये क्या कौन सी बात हुई, इतने दिन से हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग DW खाली बस DW P माइनस PdV लिख देते थे। तो बेटा इतने दिन से ऐसा काम इसलिए कर रहे थे ना क्योंकि तुम्हारे पास जो सिस्टम रहता था वो सिस्टम सिर्फ मैकेनिकल वर्क कर पाता था। तुम गैस को गर्म करते थे, ठंडा करते थे, या सॉलिड पिघलता था, है ना, या लिक्विड बॉयल करता था। तो तुम इस वाले टर्म के बारे में कंसंट्रेट नहीं करते थे, इस वाले टर्म के बारे में तुम्हें आगे भी कंसंट्रेट नहीं करना है, ठीक है। तुम्हारे लेवल पे कोई सवाल ऐसा नहीं आएगा जहां नॉन पीवी वर्क इन्वॉल्व हो। बस आगे चल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे तभी इसके बारे में बात करेंगे। बट अभी एक जनरल बात कर रहे हैं, तो भाई वर्क जब हम लिख रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक जनरल एनर्जी कंजर्वेशन का स्टेटमेंट है, तो उसमें वर्क का मतलब टोटल वर्क है ना, और वो वर्क पीवी वर्क भी हो सकता है, वो वर्क नॉन पीवी वर्क भी हो सकता है। अब हम पढ़ाई पीवी वर्क के बारे में कर लिए ज्यादा, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि नॉन पीवी वर्क कभी हो ही नहीं सकता है, हो ही सकता है, बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं, ठीक है। तो इन जनरल हमने यहाँ पे DW नॉन पीवी लिख दिया। अच्छा भाई, तो अब हम लोग DU की जगह पे ये जो निकाले इसको पुट कर देते हैं। तो इसको हम लोग पुट करेंगे तो DG इज इक्वल्स टू DU की जगह पे पुट किया DQ रिवर्सिबल, ठीक है, प्लस DWPV। DWPV को हम लोग लिखेंगे माइनस PdV, क्योंकि रिवर्सिबल कंडीशन माने, तो रिवर्सिबल कंडीशन में हम लोग माइनस PdV लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस DW। वैसे तो इन जनरल माइनस P एक्सटर्नल होता है, लेकिन रिवर्सिबल में P एक्सटर्नल और P जो है वो सेम रहते हैं। एक मिनट रुकना जरा तो। हाँ भाई, तो यहाँ पे हम लोग जैसे इन जनरल DWPV तो माइनस P एक्सटर्नल DV होता है, बट P एक्सटर्नल की जगह पे हम लोग P पुट कर देते हैं अगर रिवर्सिबल कंडीशंस होती हैं तो, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आ गया DW नॉन PV आ गया, DW नॉन PV आया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पुट कर दिया DU की जगह पर, प्लस बच्चों आ गया PdV, प्लस बच्चों आ गया VdP माइनस TDS और माइनस SDT, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ रही है। अच्छा, अब देखना ध्यान से, अब इसमें क्या हुआ, ये माइनस PdV और प्लस PdV ये कैंसिल आउट हो गया। DS जो है वो होता है DQ रिवर्सिबल बाय T, ये हमने एंट्रोपी पढ़ते समय पढ़ा था। तो TDS और DQ रिवर्सिबल ये भी कैंसिल आउट हो गए, और यहां से हमारे पास आया, ध्यान से देखिए, DG इज इक्वल्स टू VdP माइनस SDT प्लस DW नॉन PV। अगेन आई एम सेइंग दिस डेरिवेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट हाँ इससे अभी कुछ और आगे बातें होंगी वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि डेल्टा जी है क्या, उसी चीज को डिराइव करके दिखा रहा हूं। DG इज इक्वल्स टू VdP माइनस SDT प्लस DW नॉन PV, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है भाई, अभी तक रिवर्सिबल कंडीशंस में आया है, ठीक है। अच्छा, अब यार अगर आइसोथर्मल कंडीशंस हो, मान लो जो प्रोसेस तुम्हारा हो रहा है कोई बहुत
कांस्टेंट टेम्परेचर पर और आइसोबारिक कंडीशंस हो और कांस्टेंट प्रेशर पर तुम अपनी बैटरी में, जो भी बैटरी तुम्हारे पास, लेड इन्वर्टर बैटरी या तुम्हारे टीवी के रिमोट में पड़ी हुई बैटरी, वो सब कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे है ना, ठीक है। तुम रूम पे उस बैटरी को चला रहे हो तो वो टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो आइसोथर्मल और आइसोबारिक कंडीशंस अगर होंगी तो dt की वैल्यू 0 हो जाएगी, और आइसोबारिक है तो dp की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यानी कि ये वाला टर्म हो गया 0 और ये वाला टर्म हो गया 0। यहां से हमारे पास आ रहा है कि dg इज इक्वल्स टू dw नॉन pv, dw नॉन pv। अब आप बोलोगे सर ठीक है, मैक्सिमम वाली बात कहां से आई? तो मैक्सिमम वाली बात इसलिए आई क्योंकि तुमने रिवर्सिबल प्रोसेस माना है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम रहता है। तो ये हमारे पास डेरिवेशन आया कि द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डीजी मतलब क्या हो गया, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, इज द मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम अंडर आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक कंडीशंस। इस चीज को हम अपनी पूरी केमिस्ट्री की पढ़ाई में सिर्फ एक जगह पे यूज करेंगे, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन एक इक्वेशन होती है, उसको डिराइव करते समय हम लोग इसे यूज करेंगे। ठीक, तो बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन नहीं, बट हाँ ये बात पता रहनी चाहिए कि डेल्टा जी बेसिकली क्या है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हेल्प करेगा। अच्छा, अब इस इक्वेशन से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालते हैं। देखिए हमारे पास अभी आया था कि dg इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये सब हमारे लिए काम की चीज है, dg इज इक्वल्स टू vdp माइनस SDT प्लस dw नॉन pv, ये रिलेशन हमारे पास आया था, ठीक है। अच्छा, अब अगर सिस्टम ऐसा हो, और ज्यादातर सिस्टम हमने जो अभी तक पढ़ा है वो ऐसा ही रहा है, जिसके लिए dw नॉन pv 0 हो, मतलब सिस्टम ऐसा है which cannot do non PV work, ठीक है, नोट करो इस बात को, सिस्टम cannot do non PV वर्क। और ज्यादातर सिस्टम तो ऐसे ही होते हैं ना जो पीवी वर्क नहीं कर पाते हैं, सॉरी नॉन पीवी वर्क नहीं कर पाते हैं, मतलब सिस्टम के लिए नॉन पीवी 0 हो जाए, तो ऐसे सिस्टम के लिए dg विल बी इक्वल्स टू vdp माइनस SDT, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। अब यहां से दो केसेस बन जाएंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास कंक्लूजन्स आ जाएंगे। केसेस ये बनेंगे कि मान लीजिए कि प्रोसेस आइसोथर्मल है, प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ तो हम लोग dg को पुट करेंगे vdp, ठीक है, dg को vdp पुट कर देंगे। अच्छा, फिर अगर लेटस से हमारे पास आइडियल गैस है, पहले आइडियल गैस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, आइडियल गैस है, और आइडियल गैस अगर है तो V की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं nRT/P dP, ठीक है, V की जगह पर बच्चों हम लोग nRT/P पुट कर देंगे आइडियल गैस के लिए, और सारा हम लोग आइडियल बिहेवियर मान के पढ़ते हैं। और फिर इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम P1 टू P2 और इसको इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम G1 टू G2, तो यहां से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, कि डेल्टा G इज इक्वल्स टू, N कांस्टेंट रहता है, R और T कांस्टेंट है ही है, आइसोथर्मल कंडीशंस हमने मानी है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा G इज इक्वल्स टू nRT ln ऑफ P2/P1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक आइडियल गैस के लिए डेल्टा G निकाल सकते हैं। ये सब क्वेश्चन अगर आएंगे तो सिर्फ जेई एडवांस में आएंगे, मेंस का लेवल हमारे तुम्हारे जीवन में इतना नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, मेंस का लेवल खत्म हो चुका है पहले ही। तो डेल्टा G इज इक्वल्स टू nRT ln P2/P1, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया आइडियल गैस के लिए, आइसोथर्मल कंडीशंस में ध्यान रखना, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद सॉलिड या लिक्विड की अगर बात हो रही होगी, ठीक है, सॉलिड या लिक्विड की बात अगर हो रही हो,
तो सॉलिड या लिक्विड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन तो वही है, dg इज इक्वल्स टू आइसोथर्मल कंडीशंस में vdp, ठीक है। लेकिन v की जगह पे हम लोग nRT बाय p नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सॉलिड लिक्विड के लिए थोड़ी ना आइडियल गैस इक्वेशन होल्ड करती है। तो यहां पे हम लोग क्या करें भाई, इसको अगर हम लोग सिंपली इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा P1 से P2 और G1 से G2। अब देखो सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस में क्या होगा कि तुम्हें क्वेश्चन में पहले तो इस बात को फील करो कि जैसे तुम्हारे हाथ में मान लो एक पेन अभी पड़ा हुआ है ना, या कोई भी सॉलिड चीज, उस पर प्रेशर बढ़ाओ, क्या इसकी वॉल्यूम में कुछ तुम्हें चेंज दिख रहा है? बहुत ज्यादा नहीं। तो पहले तो इस बात को फील करो कि सॉलिड्स और लिक्विड्स जो है वो इनकंप्रेसिबल होते हैं, मतलब उनमें प्रेशर थोड़ा मोड़ा बढ़ाने पे वॉल्यूम में ऐसा बहुत जबरदस्त चेंज नहीं आ जाता है, होता है बहुत नेग्लिजिबल, मतलब फील नहीं कर सकते हो। तो मोस्टली तो क्या होता है कि क्वेश्चंस में लिख दी जाती है ये बात, और कभी मान लो अगर नहीं भी लिखी गई है तो उसको तुम्हें अज्यूम कर लेना है, क्योंकि अगर फिर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसके आगे तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भाई। इसके आगे क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर या तो पता हो, ऐसी कोई इक्वेशन आज तक आई नहीं है पीवी एनआरटी जैसी जो सॉलिड और लिक्विड के लिए चल जाए, तो या तो तुम्हें वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर पता है, एक काम ये कर सकते हो, वो तो ऑब्वियसली नहीं पता रहेगा, है ना, मतलब अपने मन से तो नहीं सोच सकते हो, कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन तो नहीं है, अगर कोई फंक्शन होता होगा तो वो क्वेश्चन में देना पड़ेगा। और या फिर दूसरा काम ये हो सकता है जिस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, दूसरा काम ये हो सकता है कि हम लोग सॉलिड और लिक्विड को मान लें क्या, इनकंप्रेसिबल। और अगर सॉलिड और लिक्विड को हम इनकंप्रेसिबल मान लिए तो इसका मतलब वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट, और यहां से हमारे पास डेल्टा जी इज इक्वल्स टू वी को बाहर निकाले और ब्रैकेट में P2 माइनस P1। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस आपको पैकेज में भी मिल जाएंगे और आते भी रहते हैं आईआईटी में, है ना। तो ये हमने इसको क्या करके किया है, कांस्टेंट मान के किया है। अच्छा, और एक चीज यहां से देख सकते हो कि जैसे ये पूछ लिया किसी ने, इधर नीचे ही लिखता हूं मैं क्योंकि इधर फिर मैं दूसरे वाले प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, कि अभी हमने लिखा ना आइसोथर्मल के लिए dg इज इक्वल्स टू vdp, है ना। तो dg बाय dp जो है वो क्या आ रहा है, v आ रहा है। अब dg बाय dp क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द ग्राफ ऑफ g वर्सेस p ग्राफ, इट इज द स्लोप ऑफ g वर्सेस p ग्राफ, ठीक है। dg बाय dp जो है ये g वर्सेस p ग्राफ का स्लोप है, समझ गए। और ये स्लोप किसके बराबर है, v के बराबर। v क्या होता है, और ये ग्राफ कब बनाया गया है, कांस्टेंट टेम्परेचर बनाया जाएगा तब। भाई g को हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट करके पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो अब प्रेशर चेंज करोगे तो भी g चेंज होगा, समझ रहे हो मेरी बात को, और टेम्परेचर चेंज करोगे तो भी g चेंज होगा। तो ये g वर्सेस p ग्राफ का स्लोप है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर ग्राफ बनाया जाएगा तो g वर्सेस p ग्राफ का स्लोप v आ रहा है, v वॉल्यूम है और वॉल्यूम ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसका स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये तो पढ़ाई हमने कर ली आइसोथर्मल कंडीशंस में। दूसरा हो सकता है कि आइसोबारिक कंडीशंस हो, तो आइसोबारिक कंडीशन में कुछ ऐसा खास बहुत ज्यादा नहीं है। आइसोबारिक कंडीशन में आप dp को 0 कर देना, dp को 0 करोगे तो यहां से dg की वैल्यू आ जाएगी माइनस एस डी टी, ठीक है। और बस अब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी करना होगा तो s एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया रहेगा, s एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर विल बी गिवन, ठीक है। और एक बात और यहां देख सकते हो कि dg बाय dt की वैल्यू जो है वो माइनस एस के बराबर है, ठीक है। और एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव, भाई एंट्रोपी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है ना 0 केल्विन पे, बाकी तो एस डिसऑर्डर नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो S इज पॉजिटिव, तो इस ग्राफ का स्लोप जो है, अगर G वर्सेस T का ग्राफ बनाएंगे कांस्टेंट प्रेशर पे तो वो स्लोप नेगेटिव आएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन मुझे लगता है कभी, मतलब ये मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, बट मुझे लगता है कि आईटी में कभी पूछा जाना चाहिए
कि ऐसा अगर कुछ हो जाए कभी कि G वर्सेस T का ग्राफ बना रहे हैं आइसोबारिक कंडीशन में, ठीक है, तो स्लोप तो नेगेटिव है, तो 3 ग्राफ बने हुए हैं, एक ग्राफ ऐसा है नेगेटिव स्लोप है ये, है ना, दूसरा ग्राफ ऐसा है और तीसरा ग्राफ ऐसा है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा ग्राफ सॉलिड का है, कौन सा लिक्विड का है, कौन सा गैस का है। तो ये सॉलिड का हो गया क्योंकि सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है, तो मिनिमम स्लोप। फिर उसके बाद ये वाला लिक्विड का हो गया, इसका स्लोप थोड़ा बढ़ गया, और ये वाला गैस का हो गया क्योंकि इसका स्लोप और भी ज्यादा बढ़ गया। ये ग्राफ हमने आइसोबारिक कंडीशंस के लिए बनाया है। तो ये थोड़े से एडवांस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कभी कभी आते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं आते बट कभी कभी आ जाते हैं, और आते भी हैं तो जेई एडवांस में आते हैं, नहीं तो बाकी जो मेन काम की बात है वो तो यही शुरू में ही हो गई थी, ठीक है, कि डेल्टा जी क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ द एनर्जी विच इज यूजफुल फॉर इट इज दैट पार्ट ऑफ द एनर्जी विच इज अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क, ठीक है। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है। बाकी ये सब कुछ कंडीशंस हैं। ये वाला फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सॉलिड और लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल मानने वाला ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एक बार आप लोग नोट डाउन करिए।